अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। क्या पहलगाम वाक़े की आड़ में भारत पाकिस्तान पर हमले का रिस्क लेगा? क्या भारत वाकई सिंध ताश मुआहदे की मुअत्तली के बाद पाकिस्तान का पानी रोक सकता है? और अगर भारत ने यह सब किया तो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होगा? ये है वो सवाल जो पिछले 3-4 रोज से पाक भारत कशीदगी का मौजू बने हुए हैं और सबकी नजरें भारत में नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत पर है कि क्या वो पहलगाम में अपनी नाअहली छुपाने के लिए पूरे खत्ते का अमन खतरे में डालेंगे या जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। अहम बात यह है कि भारत ने अभी तक इस पूरे मामले में पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया है, ना ही पहलगाम हमले में पाकिस्तान की मदाखलत का कोई सबूत पेश किया है, मगर इस वाक़े के फौरी बाद पाकिस्तान के खिलाफ जिस किस्म के जहराना इक़दाम लिए गए हैं और भारतीय मीडिया के जरिए जिस तरह जंग की फिजा बनाई जा रही है, इसने पूरे खत्ते का अमन को खतरे में डाल दिया है। और अहम बात यह है कि भारतीय मीडिया तो पिछले 5 रोज से पाकिस्तान पर जल्द हमले के दावे कर रहा है, मगर अब आलमी मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने के लिए अपना केस बिल्ड करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए भारतीय वजीर आजम आलमी रहनुमाओं और गैर मुल्की सिफारतकारों को एतमाद में ले रहे हैं। मगर भारत के मुमकिना हमले को लेकर पाकिस्तान पहले ही वाजे कर चुका है कि किसी भी भारतीय एडवेंचर का सख्त और फौरी जवाब दिया जाएगा। और आज इस हवाले से हाई लेवल सिक्योरिटी जराये ने भी हमसे बात करते हुए कहा है कि अगर भारत ने किसी भी वक्त पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिस एडवेंचर किया तो उसे फौरी और सख्त जवाब दिया जाएगा। हाई लेवल सिक्योरिटी जराये का कहना है कि पाकिस्तान ने हालिया कशीदगी का आगाज नहीं किया, ना ही पाकिस्तानी रियासत का पहलगाम वाक़े में कोई हाथ है और ना ही अभी तक पाकिस्तान के किसी नॉन स्टेट एक्टर के इस वाक़े में मुलविस होने के कोई शवाहिद सामने आए। हाई लेवल सिक्योरिटी जराये ने इस खदशे का इजहार भी किया है कि भारत जिस किस्म का माहौल बना रहा है, इससे यह खदशा है कि भारत जल्द ही पाकिस्तान पर मिसाइल हमला कर सकता है। मगर पाकिस्तान ऐसे किसी भी हमले को न सिर्फ नाकाम बनाएगा और रोकेगा, बल्कि इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी अक्रॉस द लाइन सैकड़ों अहदाफ को निशाना बनाने का तयन कर लिया है, जिन्हें किसी भी भारतीय हमले के जवाब में मिनटों के अंदर निशाना बनाया जाएगा। इसके अलावा हाई लेवल सिक्योरिटी जराये का यह भी कहना है कि भारत पिछले 3-4 रोज से पाकिस्तान के अंदर आईईडीज नेटवर्क्स के जरिए हमलों की कोशिशें कर रहा है और भारत माजी में भी ऐसे हमले करवा चुका है। ताहम पाकिस्तान भारत के हालिया कोशिशों को नाकाम बना चुका है, जिसका जिक्र वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी कर चुके हैं। हाई लेवल सिक्योरिटी जराये भारत के पाकिस्तान पर हमले के खदशा जाहिर करके फौरी जवाब देने की बात कर रहे हैं, जबकि अब आलमी मीडिया भी भारत के पाकिस्तान पर हमले का खदशा जाहिर कर रहा है। इस हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज ये रिपोर्ट किया है कि पहलगाम हमले के बाद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी दर्जनों आलमी रहनुमाओं से बात कर चुके हैं। 100 से ज्यादा गैर मुल्की सिफारतकार भारतीय वजारत खारजा में ब्रीफिंग ले चुके हैं और इन तमाम राब्तों का मकसद पाक भारत कशीदगी में कमी की कोशिश नहीं है, बल्कि 4 सिफारती हुकाम का कहना है कि इन राब्तों का मकसद भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमले के लिए केस बिल्टअप करना है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारतीय वजारत खारजा ने अब तक गैर मुल्की सिफारतकारों को जो ब्रीफिंग दी है, उनमें भारतीय हुकाम ने सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से अस्करियत पसंद तंजीमों को माजी में दी जाने वाली सपोर्ट का हवाला दिया है। ताहम पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलविस होने से मुतालिक भारतीय हुकाम ने टेक्निकल इंटेलिजेंस का सिर्फ सरसरी जिक्र किया है, जिसमें फेशियल रिकग्निशन डेटा शामिल है और भारतीय हुकाम का कहना है कि इस बारे में अभी तक उनकी तहकीकात जारी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ठोस शवाहिद की अदम फरामी को लेकर तज्जियाकारों और सिफारतकारों का मानना है कि इसके 2 में से कोई एक वजह हो सकती है। पहली है कि पाकिस्तान पर हमले से पहले भारत को पहलगाम हमले से मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए मजीद वक्त दरकार है, या दूसरा ये कि दुनिया में इस वक्त जिस किस्म की अफरा तफरी है, उसे देखते हुए भारत ये समझता है कि उसे किसी को अपने किसी भी इकदाम की वजाहत देना जरूरी नहीं है और वो जो करना चाहता है कर सकता है। यानी न्यूयॉर्क टाइम्स जिन सिफारतकारों का हवाला दे रहा है, उससे ये वाजे हो रहा है कि भारत के पास पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने के कोई शवाहिद नहीं है और वो सिर्फ माजी के हवाले देकर पाकिस्तान पर हमले का केस बनाना चाहता है। बहरहाल अब देखना होगा कि आलमी मीडिया जिन खदशात का इजहार कर रहा है, आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या होता है। दूसरी तरफ किसी भी किस्म की भारतीय जारियत से निमटने के लिए पाकिस्तान ने जहां सिफारती कोशिशें तेज की हुई हैं, वहीं सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई भी जारी है। और आज इस हवाले से एक बड़ी पेशरफ भी सामने आई है, जहां सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 54 खवारिज को हलाक करने का मामला सामने आया है। ISPR से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय हिकमत अमली का मकसद फितना अल खवारिज को मोहलत फराम करना है। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज ने पेशावराना महारत का मुजाहरा करते हुए मुमकिन बड़े साने को रोक दिया है। इसी हवाले से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भारत जो भी कदम उठाता है पकड़ा जाता है, भारत जो कुछ भी करेगा तो उसको जवाब मिलेगा। 25, 26 और 26-27 की दरमियानी रात को एक बड़ा ख्वारिज का लश्कर जो था, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली कि वो पाकिस्तान के अंदर एंटर हुए हैं
पूरी तरह हमें मुकम्मल हो गया कि ये आ गए हैं, सारा का पूरा लश्कर आ गया है, तो 3 तरफ से हमारे जवानों ने उनके ऊपर अटैक किया और 54 ख्वारिज जहन्नम रसीद किए। इंडिया दोबारा से मैं आपको बताऊंगा कि इस एक और आईडी हमें पकड़ी है अभी, ये अब 8 हो गई हैं। ये फितना ख्वारिज का भी ये वाली जो मूवमेंट है ये वहीं से आ रही थी। जो भी चीज़ें आ रही हैं हम दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं। अहम बात यह कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी कुछ रोज पहले यही दावा किया था कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी हमलों की मनसूबाबंदी कर रहा है और अब इसी तनाजुर में सिक्योरिटी फोर्सेज की हालिया कार्रवाई को अहम करार दिया जा रहा है। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हामिद मीर ने। मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहलगाम वाक़े के फौरी बाद हमने देखा इंडियन मीडिया पाकिस्तान पर इसका इल्ज़ाम लगा रहा था, वहाँ की हुकूमत ने भी पाकिस्तान के खिलाफ इकदाम लिए जिसका जवाब भी पाकिस्तान ने दिया। लेकिन कल शहबाज शरीफ साहब ने और इसके बाद मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला ने यह ऐलान किया है कि हम तैयार है, पाकिस्तान गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए तैयार है, इंडिया भी इस तहकीकात में शामिल हो। आप इस रिस्पॉन्स को कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि इंडिया इस पर राजी होगा? देखिए, ये बड़ा बोल्ड रिस्पॉन्स है और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जब ये खुल के बात कर रहे हैं कि जी आइए और न्यूट्रल एक्सपर्ट्स जो हैं उनके ज़रिए इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, और ज़ाहिर बात है न्यूट्रल एक्सपर्ट कौन हो सकते हैं? न्यूट्रल एक्सपर्ट या तो यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे हो सकते हैं या फिर वो इंटरपोल के नुमाइंदे हो सकते हैं। किसी भी आलमी इदारे के जो नुमाइंदे हैं वो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स के तौर पे इस वाक़े की तहकीकात अगर करेंगे और उससे पहले जो इंडिया है वो भी इस पर राज़ी होगा कि जी इसकी जो भी तहकीकात का नतीजा निकलेगा हम उसको कबूल करेंगे, तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। और ये हमेशा के लिए मसला ख़त्म हो जाएगा कि जब भी कहीं पे पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक होता है तो हम कहते हैं जी ये इसके पीछे इंडिया है, और जब इंडिया में होता है या कश्मीर में होता है तो हम कहते हैं जी कि वो कहते हैं इसके पीछे पाकिस्तान है। तो मेरा ख्याल है ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का बड़ा बोल्ड स्टांस है, बड़ा मुनासिब उनकी तजवीज़ है, और अगर इस तजवीज़ पर इंडियन हुकूमत की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता तो इसका मतलब है कि इंडिया की हुकूमत जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा कैंपेन के तौर पे इस वक्त इल्ज़ामबाजी कर रही है, और वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहती कि जो पहलगाम हमला है उसके जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो सामने आए। देखिए ना, उन्होंने तो पहले ही जो ज़िम्मेदार हैं उनको नॉमिनेट करके तो कश्मीर में त्राल के इलाके में उनके घर गिराने शुरू कर दिए जी, और हम कह रहे हैं जी कि आप पहले जो है वो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स के जरिए तहकीकात करवा लें। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हुकूमत का जो इस मामले पे जो स्टांस है वो बिल्कुल सही है। राइट। और ये बताइएगा, आपने कहा कि एक तो इस मामले पे देखना है कि इंडिया का कोई पॉजिटिव रिस्पांस आता है या नहीं आता, लेकिन इसके अलावा वहाँ पर मीडिया अब भी जो है वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है, वहाँ पे जो लीडरशिप है उनकी वो भी इशारे दे रही है कि कोई ना कोई अटैक वो पाकिस्तान के खिलाफ कर सकते हैं। किस किस्म की थ्रेट है इस वक्त? मीर साहब, आपको क्या लगता है, क्या कोई सर्जिकल स्ट्राइक काइनेटिक जैसे पहले 2019 में उन्होंने करने की कोशिश की, या दहशतगर्दी में वो इजाफा करेंगे, या कोई कोवर्ट ऑपरेशन करेंगे? क्या थ्रेट असेसमेंट क्या है आपकी? देखें, जो दोनों ममालिक के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं जब हम उनसे बात करते हैं तो वो ये कहते हैं जी कि इंडिया जो है उसने जितने भी एक्सट्रीम स्टेप्स उठाने थे वो उसने कर लिए हैं। सबसे बड़ा तो एक्सट्रीम स्टेप इंडिया ने उठाया है जो उसने पाकिस्तान के खिलाफ एक वाटर स्ट्राइक किया है, उसको उन्होंने खुद ही वाटर स्ट्राइक का नाम दिया है। उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। तो इंडस वाटर ट्रीटी एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था, उसको सस्पेंड करना जो है वो एक तरह से पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहियत का आगाज है। इसके अलावा इंडिया क्या कर सकता था? उसने पाकिस्तान में जो उनका हाई कमीशन है उसमें स्टाफ को कम कर दिया, पाकिस्तानियों के वीज़े कैंसिल कर दिए। तो पाकिस्तान ने भी वाइस वर्सा ऐसे ही इकदाम किए हैं, बल्कि पाकिस्तान के इकदाम जो हैं वो थोड़े मेरा ख्याल है ज़्यादा सख्त हैं। और अगर आने वाले दिनों में पाकिस्तान की तरफ से जो शिमला एग्रीमेंट है उसको भी अगर सस्पेंड कर दिया जाता है तो फिर इसका मतलब है कि एक तरह से हथियारों की जंग तो शुरू नहीं हुई, लेकिन एक डिप्लोमेटिक वॉर जो है वो बहुत ही एक एक्सट्रीम लेवल पे शुरू हो चुकी है। दूसरा, आप ये देखें कि जो सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर हैं शहजादा फैसल बिन फरहान, उन्होंने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी फ़ोन पे बात किया है, उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी फ़ोन पे बात किया है। और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर हैं
वो दोनों अतराफ को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे ये कह रहे हैं जी कि आप ये जो टेंशन है इसको डिक्रीज करें, इसको कम करें और वॉर मॉन्गरिंग ना करें। तो आप ये देखें कि कुछ दिनों से जो पाकिस्तानी हुकूमत का स्टांस है वो बड़ा रीजनेबल है, खासतौर पे जब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने न्यूट्रल एक्सपर्ट्स की बात की है। और मेरी ये इतला है कि ये जो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स की बात है इसको इंटरनेशनल लेवल पर डिप्लोमेटिक सर्कल्स में इसको काफ़ी पजीराई मिल रही है। और अगर इंडिया जो है वो इस तजवीज़ पर कोई मुस्बत रद्दअमल का इजहार नहीं करता तो मेरा ख्याल है फिर इंडिया जो है वो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की तरफ जाएगा। देखिए इस वक्त इंडियन मीडिया में 90% लोग जो हैं वो तो ये कह रहे हैं पाकिस्तान पे हमला कर दो, लेकिन कोई 5 से 10% लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान की हिमायत तो नहीं कर रहे, लेकिन वो इंडिया की हुकूमत को ये रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। दो मामला जो हाईलाइट किए उन्होंने, पहला ये है कि वो ये कह रहे हैं भाई कि ये आप देखें कि इस मरतबा जब आपने पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कैंपेन का आगाज किया है तो कितने ममालिक जो हैं वो आपके साथ खड़े हैं और कितने ममालिक जो हैं वो खामोश हैं और कितने ममालिक जो हैं वो न्यूट्रल हो चुके हैं, बात ही नहीं कर रहे, और कितने ममालिक हैं जो आपके हक में बोल रहे हैं। तो जो आपके हक में बोल रहे हैं वो आवाज़ें बहुत कम हैं और जो ममालिक पाकिस्तान को और इंडिया दोनों को कह रहे हैं कि आप जंग से गुरेज करें उनकी तादाद ज़्यादा है। और इंडियन एक्सपर्ट्स के ख्याल में ये पाकिस्तान की कामयाबी है कि अगर ये कहा जा रहा है जी कि आप न्यूट्रल एक्सपर्ट्स जो हैं उनके ज़रिए इन्वेस्टिगेशन करवा लें या फिर आप जंग से गुरेज करें, तो ये पाकिस्तान की कामयाबी है। दूसरी बात जो इंडियन मीडिया में बहुत खुल के की जा रही है वो ये की जा रही है कि अपने आवाम को बेवकूफ़ मत बनाएं, और ये जो हम कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया और अब पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसेगा और हम इनको प्यास से मारेंगे, ये भी आप झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि जिन दरियाओं का पानी आप बंद कर सकते थे वो था ब्यास, रावी और सतलुज, तो वो तो ऑलरेडी इंडिया के पास हैं। लेकिन जो बाकी 3 दरिया हैं, झेलम, चनाब और सिंध, इन दरियाओं का पानी इंडिया के लिए बंद करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आप जो डैम बनाएंगे वो डैम बनाने में आपको 20-25 साल लगेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इंडिया की जो हुकूमत है ना सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे उसको बहुत कम सपोर्ट मिल रही है, बल्कि इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसी आवाजें हैं जो कि हुकूमत से कह रही हैं कि अवाम को बेवकूफ। ये अहम नुकता है आपका, मैंने भी सुना है बहुत सारी सेन वॉइसेस अब कह रही है कि एक सिंबॉलिक स्टेप है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना, लेकिन क्या पाकिस्तान को भी ऐसे ही देखने चाहिए या हमें मुस्तकबिल का सोचकर फौरी तौर पे वर्ल्ड बैंक और दूसरे इदारों की तरफ जाकर ये जो यकतरफा फैसला किया है उसको रिवर्स करवाना चाहिए? देखिए अगर आप इंडस वाटर ट्रीटी को बगौर उसका मुताला करें तो उसमें 2 ऑप्शंस हैं। एक तो है न्यूट्रल एक्सपर्ट और दूसरा है आर्बिट्रेशन कोर्ट यानी कि सालिसी की अदालत जी। तो जब इंडिया ने किशन गंगा डैम बनाया जो कि वायोलेशन थी इंडस वाटर ट्रीटी की, तो पाकिस्तान जो है वो आर्बिट्रेशन कोर्ट में चला गया और दी हेग में जो सालिसी अदालत है उसमें यह मुकदमा पाकिस्तान का ज़ेरे समाअत भी था जब इंडिया जो है वो इसमें से निकल गया। तो जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके ज़रिए पाकिस्तान के पास हमेशा से ये ऑप्शन रही है और पाकिस्तान ने ऑप्शन इस्तेमाल किया है कि जब भी इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफवर्जी की तो पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड बैंक के पास गया इंसाफ लेने के लिए। कभी पाकिस्तान को इंसाफ मिला, कभी पाकिस्तान को इंसाफ नहीं मिला, और कभी इंडिया जो है उसने वर्ल्ड बैंक को बाईपास करके पाकिस्तान से कहा कि जी आइए बायलैटरल मामलात कर लेते हैं, बायलैटरल टॉक्स के जरिए मसला हल करते हैं। जैसा कि पाकिस्तान सलाल डैम के खिलाफ वर्ल्ड बैंक में गया तो इंडिया ने कहा कि आप वर्ल्ड बैंक से निकल जाएं, हमारे साथ बातचीत से मसला हल करें, और फिर सलाल डैम पर इंडिया ने जो अपने डैम का डिज़ाइन था उसको चेंज किया, उसकी ऊंचाई को कम कर दिया और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बायलैटरल एग्रीमेंट पे साइन हो गया और इंडिया ने वो डैम बना लिया। लेकिन कुछ मामला पे पाकिस्तान और इंडिया के मामला तय नहीं हुए। किशन गंगा डैम है, बगलीहार डैम है, इस तरह के कुछ मामला हैं। तो पाकिस्तान जो है वो अगर जाएगा वर्ल्ड बैंक के पास तो वर्ल्ड बैंक कोशिश तो करेगा पाकिस्तान को रिलीफ देने की, लेकिन अब इंडिया निकल गया इसमें से, तो अब पाकिस्तान जो है वो यही कर सकता है कि पाकिस्तान जो है वो जवाबी तौर पे शिमला एग्रीमेंट से निकल जाए। तो उसका इंडिया को बहुत नुकसान ये हो सकता है कि ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ये सीज फायर लाइन में तब्दील हो जाएगी, और इससे जो ये जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो उसकी जो इस वक्त उसका जो स्टेटस है वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल की वजह से कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं दोनों ममालिक पे, तो वो उस LOC को वायलेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर पाकिस्तान शिमला एग्रीमेंट से निकल गया
तो फिर फ्री फॉर ऑल है, फिर कश्मीर इज नो मोर अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। जिसने इधर से उधर जाना है वो उधर जाए, जिसने उधर से इधर आना है वो फ्रीली जाए। सीज फायर लाइन जो है उसमें और लाइन ऑफ कंट्रोल में बहुत फर्क है। सही। और ये भी बताइएगा, अभी आपने खुद जिक्र किया कि इंडिया ने वहां पे जिन लोगों को नॉमिनेट किया है इस पहलगाम वाकये की जिम्मेदारी उनके ऊपर डाली है, उनके घर गिरा दिए और सस्पेक्ट्स को जो है गिरफ्तार किया जा रहा है। और एक ये तासुर वहां पे हुकूमत और मीडिया दे रही है कि उसके इस वाकये के बाद हमने देखा कि पूरा कश्मीर जो है उसने स्ट्राइक की, बताना चाह रहे हैं कि वो इंडियन हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं और इस मामले की मजम्मत करें। तो क्या ऐसा है कि इस वक्त जो सारा जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है अब वो हिंदुस्तान की रियासत के साथ खड़ा हुआ है? नहीं, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। बल्कि जो श्रीनगर में तो इंडियन मीडिया के खिलाफ मुजाहरे हुए हैं। इसके अलावा पहलगाम के करीब ही जो अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे भी इंडियन मीडिया के खिलाफ मुजाहरे हुए हैं। और जो कश्मीर का जो प्रेस है, कश्मीर के जो सहाफ़ी हैं, वो ये कह रहे हैं जनाब के हमने कभी भी दहशत गर्दी की हमायत नहीं की और इंडिया जो है वो कोशिश कर रहा है कि इसको एक मजहबी लड़ाई के तौर पे पेश किया जाए और मुसलमान जो है उन पर हमले हो रहे हैं। तो अगर जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं उन पर गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में और इंडिया के दीगर इलाकों में अगर उन पर हमले हो रहे हैं तो कश्मीरी जो है वो क्या इनके हक में स्ट्राइक करेंगे? कश्मीरियों ने दहशत गर्दी के खिलाफ उन्होंने एक स्ट्राइक की है और उनकी जो स्ट्राइक का मकसद है वो एक मकसद ये भी है कि जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो कश्मीरी स्टूडेंट्स पर और कश्मीरी ताजरों पर जो हमले शुरू हो गए हैं उन्होंने उसकी भी मजम्मत की है। और इस पर इंडिया में बहुत से जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं जी कि इसको हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं बनाना चाहिए। तो ये जो स्ट्राइक हुई है मकबूजा जम्मू कश्मीर में, वो स्ट्राइक जो है वो भारत के रवैये और दहशत गर्दी के खिलाफ हुई है। और जब से पहलगाम में ये हमला हुआ है 22 अप्रैल के बाद से, तो जो कश्मीरी मुसलमान हैं पूरे हिंदुस्तान में, उनको जो हिंदुस्तान का जो मीडिया है और जो बीजेपी है और जो आरएसएस है उसने एक टारगेट किया हुआ है, सिर्फ कश्मीरियों को नहीं बल्कि मुसलमानों को टारगेट किया हुआ है। तो अगर कोई इंडिया में ये कह रहा है कि जी कश्मीरी मुसलमान जो है वो हमारे साथ खड़े हैं, तो फिर वो उसको मैं ये सवाल करता हूँ कि ये बताओ कि फिर आप इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं और ताजर हैं उन पर हमले क्यों कर रहे हैं आप? सही बात। और ये भी बताइए कि देखिए, एक तो हमने इस वाकये के बाद इसकी न सिर्फ मजम्मत की बल्कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हम एक न्यूट्रल तहकीकात के लिए भी जो है वो तैयार है। लेकिन इंडिया ऑन दी अदर हैंड, जैसे जब ये जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, ना वहाँ पे मीडिया ने उसकी मजम्मत की, बल्कि वो तो दिखा रहा था कि शायद बलूचिस्तान जो है वो गिरने वाला है। वहाँ के ना किसी लीडर ने, मोदी ने, वहाँ की सरकार ने, किसी ने मजम्मत नहीं की। तहकीकात तो दूर की बात है। और वो तो खुल के आपको याद होगा 2016 में मोदी साहब ने कहा था कि बलूचिस्तान के लोग जो है वो मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। फिर अभी जाफर एक्सप्रेस के बाद उनके जो साबिक फौजी थे वो कह रहे थे ये फ्रीडम फाइटर्स थे। तो इस वजह क्या है कि ये इंडिया की ढिठाई है या हमारी भी कहीं ना कहीं कमजोरी है कि हम उसको उस लेवल पे लेके जा नहीं सकते जहां पे इंडिया मजबूर हो तहकीकात करवाने पे? नहीं, देखिए इसमें एक फ़र्क है शहजाद साहब। हम मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का बलूचिस्तान के साथ तकाबल नहीं कर सकते। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर पे यूनाइटेड नेशंस की कई रेजोल्यूशंस हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं, और सिर्फ वो 47, 48 और 49 तक महदूद नहीं है। आखिरी जो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन थी वो 1998 में आई थी कश्मीर पर, कि इस पर उस रेजोल्यूशन में कहा गया था कि जो सिक्योरिटी काउंसिल की पिछली रेजोल्यूशन है उन पर अमल दरामद होना चाहिए। तो मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है 1947 से पहले से चल रही है, 1931 में शुरू हुई थी। आज भी जो कश्मीरी हैं वो अपना योम शोहदा मनाते हैं 13 जुलाई 1931 का एक वाक़या है श्रीनगर में, जो सेंट्रल जेल पर में जो एक वाक़या हुआ था, कश्मीरियों पे फायरिंग हुई थी, उसमें बहुत से लोग शहीद हो गए थे। तो वो 13 जुलाई 1931 का वाक़या है। पाकिस्तान के क़याम से भी कोई कई साल पहले का वाक़या है। बलूचिस्तान की सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, हम भी कहते हैं कि बलूचिस्तान में लोगों को उनके हकूक़ मिलने चाहिए, लेकिन बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है उस पर कोई यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन तो नहीं है जी। तो अगर वहाँ पे इंडिया कहता है कि जी ये फ्रीडम फाइटर हैं, तो आजकल तो इंडिया जो है वो अखंड भारत का भी नारा लगा रहा है। तो जिन लोगों को वो फ्रीडम फाइटर कह रहा है, इसका मतलब है कि इंडिया जब अखंड भारत का नारा लगाता है तो इसका मतलब ये है कि इंडिया ने खुदा न खास्ता पूरा पाकिस्तान समेत बलूचिस्तान के अखंड भारत में शामिल करना है। तो जिनको फ्रीडम फाइटर कह रहा है इंडिया, बलोचों को या BLA वालों को या BLF वालों को या बलोच रिपब्लिकन आर्मी के फाइटर्स को वो कह रहे हैं जी कि ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो इसका मतलब है इंडिया उनके साथ झूठ बोल रहा है। क्योंकि एक तरफ तो आप
अखंड भारत की बात कर रहे हैं, आपने अखंड भारत का नक्शा इंडिया की पार्लियामेंट में आवेजा किया हुआ है, जिसमें आप कहते हैं कि आप पाकिस्तान को भी इंडिया में शामिल करेंगे, बांग्लादेश को भी शामिल करेंगे, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, बर्मा, सबको आप शामिल करेंगे हिंदुस्तान में। और दूसरी तरफ आप कहते हैं जी कि जो फ्रीडम फाइटर हैं, तो आप तो फिर उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, आप उनके साथ झूठ बोल रहे हैं। आप एक तरफ अखंड भारत का नारा लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आप बलोचिस्तान के जो अलहदगी पसंद है उनको फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं, तो आप तो उनके साथ झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ऐसी चाल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हामिद मीर साहब मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। गंदम की कटाई का सीजन शुरू होते ही पंजाब भर में किसान एक बार फिर सरापा एहतजाज हैं, क्योंकि पिछले साल की तरह इस साल भी पंजाब हुकूमत ने किसानों से गंदम ना खरीदने का फैसला किया है। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत के अपने आदाद शुमार के मुताबिक रवां साल गंदम की पैदावार में 10%, जबकि गंदम के जेर काश रकबे में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। 2 रोज पहले वफाकी वजीर बराए फूड सिक्योरिटी की जेर सदारत फेडरल कमेटी फॉर एग्रीकल्चर के इजलास में यह बताया गया कि रवां साल गंदम की पैदावार 3 करोड़ 35 लाख टन का हदफ हासिल नहीं किया जा सका और मुल्क में सिर्फ 2 करोड़ 84 लाख टन गंदम पैदा हुई है। जबकि पिछले साल के 10.3 मिलियन हेक्टेयर के मुकाबले में रवां साल 9.1 मिलियन हेक्टेयर रकबे पर गंदम काश की गई है। कमेटी के इजलास में हदफ से कम गंदम की पैदावार की वजह से खुराक के बहरान के खदशे का इजहार किया गया है, जबकि यह भी बताया गया है कि बहरान से बचने के लिए गंदम दरामद करने की जरूरत भी पेश आ सकती है। अहम बात यह कि इस साल पंजाब हुकूमत के अलावा वफाकी हुकूमत और दीगर सूबाई हुकूमतों ने भी किसानों से गंदम ना खरीदने का फैसला किया है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि तारीख में पहली बार हुकूमतों ने गंदम की सपोर्ट प्राइस फिक्स ना करने का फैसला भी किया है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से रवां साल गंदम की सपोर्ट प्राइस फिक्स ना करने को IMF प्रोग्राम से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी ने फरवरी में कौमी असम्बली को यह बताया था कि IMF से मुआहदे की वजह से गंदम की मार्केट में मदाखलत खत्म कर रहे हैं और रवां साल सपोर्ट प्राइस मुकर्रर नहीं की जाएगी। अहम बात यह कि पंजाब हुकूमत ने पिछले साल भी किसानों से गंदम नहीं खरीदी थी, जिसकी वजह यह बताई गई थी कि निगरान हुकूमत के दौर में दरामद की गई गंदम का वाफिर जखीरा सरकारी गोदामों में मौजूद है। ताहम पिछले साल पंजाब हुकूमत और दीगर हुकूमतों ने गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की थी। जबकि दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि चावल और मकई की फसल में हुकूमत मदाखलत नहीं करती, इसलिए इन फसलों पर कोई तनाज़ा भी जन्म नहीं लेता। पंजाब हुकूमत ने रवां साल गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करने और गंदम की खरीदारी के बजाय 15 अरब मालियत के गंदम सपोर्ट पैकेज का ऐलान किया है और हुकूमत का दावा है कि इससे बराह रास्त पंजाब के 5.5 लाख किसानों को फायदा होगा। पैकेज के मुताबिक 5 अरब रुपए किसानों को अगली फसल की बीज की खरीदारी के लिए दिए जाएंगे, जबकि 5 अरब किसानों की गंदम 4 माह के लिए जखीरा करने के लिए और 5 अरब रुपए निजी फ्लोर मिल्स मालकान और ग्रीन लाइसेंसेस होल्डर्स के लिए मुख्तस किए गए हैं, ताकि वो कर्ज लेकर गंदम खरीदें, जिस पर मार्कअप पंजाब हुकूमत अदा करेगी। दूसरी जानिब किसान तंजीमों ने पंजाब हुकूमत का पैकेज मुस्तरद कर दिया है। किसान तंजीमों का मौक़िफ़ है कि जब सपोर्ट प्राइस का तयन ही नहीं किया गया तो किस मालियत पर 70% कर्ज किसानों को दिया जाएगा। अहम बात यह कि गंदम की काश्त से पहले वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गंदम की काश्त की हौसला अफजाई करते हुए दावा किया था कि पंजाब हुकूमत किसानों को नुकसान नहीं होने देगी। आप गंदम उगाएं, बगैर किसी खौफ के उगाएं, किसी डर के बगैर उगाएं, आपकी प्रॉफिट इंशाअल्लाह ताला मेरी जिम्मेदारी है। किसानों को ये कहना चाहती हूँ, आप भी जब किसान से फील्ड में जाके बात करें तो आप जरूर उसको ये कहें कि बेधड़क गंदम लगाए। गंदम के मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महमूद बुखारी साहब, जो कि चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन के, और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर इजनास शमसुल इस्लाम। आप दोनों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। महमूद बुखारी साहब, पहले आप फरमाइएगा, आपने पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया कि हमसे गंदम खरीदें, सपोर्ट प्राइस फिक्स करें, उन्होंने इनकार कर दिया, ना गंदम खरीद रहे हैं ना सपोर्ट प्राइस फिक्स कर रहे हैं। अब आप कहते हैं कि हमारी लागत आई है 3200 रुपये फी मन और हमें प्राइस इस वक्त मार्केट में 2400-2500 रुपये मिल रही है, लेकिन जो हुकूमत है वो इसको मुस्तरद कर रही है, वो कह रही है कि नहीं, इतनी लागत आती नहीं है और जो इस वक्त अगर आपको प्राइस मिल रही है वो भी एक फेयर प्राइस है, किसान का नुकसान नहीं हो रहा। तो दो सवाल है इसमें, एक तो हुकूमत वाजे कर रही है कि वो गंदम को डीरेगुलेट करने जा रही है, कर चुकी है बल्कि, और दूसरा वो ये कहते हैं कि इसमें आपका नुकसान नहीं हो रहा। अब आप बताइएगा कि आप लोगों को क्या मुश्किलात आ रही हैं इस वक्त? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, आपका शुक्रिया और जियो का शुक्रिया। देखें, गुजारिश ये है कि हमारे यहाँ ज़राअत जो है वो हुकूमतों की प्रायोरिटी नहीं है, इन्होंने कोई पॉलिसी नहीं दी। शहजाद भाई, आप ये देखिए कि ये इतना बड़ा एक सेक्टर है आपका ज़राअत,
क्या इनको नहीं चाहिए थी कि ये कोई उसकी पॉलिसी देते गंदम की? इन्होंने पिछले साल जो है वो गंदम लेने से इनकार किया, पहले कहा कि हम ले रहे हैं। ये तो इतने नॉन सीरियस और गैर संजीदा हुकूमतें हैं और लोग हैं जिन्होंने किसानों को ही तबाही के दहाने पे नहीं पहुंचाया, बल्कि पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया। इस वक्त दुनिया के अंदर जो फूड सिक्योरिटी पहले नंबर के ऊपर है और बॉर्डर सिक्योरिटी दूसरे नंबर के ऊपर है। ये खेल खेलना चाह रहे हैं IMF के कहने के ऊपर। मुझे बताएं, इन्हें आज ये ख्याल आया? आज 76 सालों से एक निजाम चल रहा था कि पंजाब गवर्नमेंट खरीद करती थी, सिंध गवर्नमेंट खरीद करती थी, खैबर पख्तूनख्वा खरीद करती थी, पास्को खरीद करती थी। तो इन्हें क्या ऐसी जो है वो जल्दी पड़ी कि इन्होंने कहा जी कि IMF ने कहा है? तो भाई आपने अगर कोई अपना मतलब करना था तो आप कम से कम जो है वो उसको अपना एक ग्रेजुअली करते हैं आप। सही, एक तो आपको ये मुतालबा है, लेकिन महमूद साहब मुझे जरा पहले प्राइसिंग के हवाले से बताइए ना कि क्या इस वक्त किसान का नुकसान हो रहा है या हुकूमत कहती है कि नहीं कोई नुकसान नहीं हो रहा? आप लोग बढ़ा चढ़ा के लागत को बताते हैं। शहजाद भाई मेरी अर्ज सुने, हमने कीमत मुकर्रर नहीं की, ये बात जहन के अंदर रखिए। ये 2023 में हुकूमत, उस वक्त की हुकूमत ने ये कीमत का तयन किया। उन्होंने 3500 रुपए हमारा खर्च लगा के 3475 रुपए और बाकी हमारा 25% जो पूरी दुनिया के अंदर होता है वो नफा जो है वो उन्होंने जो है वो हमें दिया। तो इसलिए जो है वो हमें इसके अपना नफा दिया। सही, मतलब सपोर्ट प्राइस 3900 रुपए थी लास्ट ईयर तक। जी बिल्कुल, वो हमने नहीं मुकर्रर की, वो हमारे इदारों ने मुकर्रर की है। आप ये देखिए ना कि हमारे इदारों ने मुकर्रर की है और फिर अब आके हमें इस तरह से खाई में गिरा दिया कि पिछले साल जो है, फिर पिछले साल ये पॉलिसी देते कि हम जी गंदम नहीं खरीद कर रहे, उसकी ये पॉलिसी है। इनकी फिर गैर संजीदगी की इंतहा जो है वो आप ये देखें कि इन्होंने जो है वो जब गंदम शुरू हो गई, हार्वेस्टिंग शुरू हो गई, फिर इनको पैकेज याद आ गए, फिर इन्होंने पैकेज शुरू कर दिए। भाई पैकेज से ये मुल्क नहीं चलेगा, ना ये ज़राअत पैकेज के साथ चलेगी। तो आप जो है वो हमें उसकी जो सही जो हमारी कीमत है, अभी इनका जो इजलास हुआ था लाहौर के अंदर, तो हमारे जो किसान हैं उन्होंने ये मुतालबा किया था फूड कमीशन का जो, तो उन्होंने कहा था कि आप हमारे साथ बैठ के आप जो है वो प्राइस देखें, हमारी कास्ट देखें और उसके मुताबिक हमें आप जो है वो ठीक है मैं का रेट दें। मुझे अगर मौका दे शम्स साहब, अब आपका क्या इस पे नुक्ता नजर है? क्योंकि किसान कह रहा है कि हमें तो पॉलिसी का पता ही नहीं है और अगर आपने इसको डीरेगुलेट करना है या पॉलिसी तब्दील करनी है, ग्रेजुअली इसको करें। फिलहाल किसान बहुत ज्यादा नुकसान में है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए जी, पहले तो आपको बात ये समझनी होगी कि जो किसानों का ये कहा जा रहा है कि जी हमारी लागत से कम हमें कीमत मिल रही है, तो वो एब्सोल्युटली गलत है। अगर आप इनकी कॉस्ट की शीट्स निकालें जिसमें 60,000 रुपए एक लीज का, ठेके का ये रेट मेंशन करते हैं, तो ठेका तो जो है वो किराया पे जो ठेके ले पे ज़मीन का काश्तकारी करते हैं उनका होता है। असल जो किसान है, जिसकी ज़मीन है, वो किसान है और वही काश्तकारी की अपनी लागत निकालता है। अगर आप देखें कि इनकी लागत के हिसाब से इनको अभी भी प्राइसेस सही मिल रही हैं। और पहली बात यह है कि जो पाकिस्तान में जो क्राइसिस आते रहे हैं या हमारे जो ग्रोअर की आजकल जो आज तक जो हालत नहीं बदली, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में इंड्यूस्ड फार्मिंग होती रही है। एक हुकूमत अपनी प्राइस मुकर्रर करके और उनको वादा करके उसके ऊपर काश्त करवाती थी, जिसकी वजह से आप देखेंगे बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है पाकिस्तान में कि आलमी मार्केट से महंगी तरीन गंदम मुकामी मार्केट में हुई और हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ा एक बोझ आया, ना सिर्फ हुकूमत में बल्कि आम सारिफ जो है उसको आटा महंगा तरीन मिला, दुनिया भर से महंगा आटा मिला। लास्ट ईयर हुकूमत ने जो इसको ख़त्म किया और कम क्वांटिटी की, उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि जब आप कभी भी किसी भी बिजनेस में हुकूमत को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो वहाँ पर जो माफियाज हैं, जो ट्रेडर्स हैं या जो होल्डर्स हैं, वो सारे एक्टिव हो जाते हैं। आपके सामने कई वीट के क्राइसिस आ चुके हैं। जब ये गंदम का क्राइसिस आया था उस जमाने में भी रिकॉर्ड 22-23 की मैं बात कर रहा हूँ कि रिकॉर्ड आपने $1 बिलियन की गंदम इंपोर्ट की थी, क्योंकि प्राइस आपने 3900 रखी थी, 4000 रुपए सिंध में थी। उसकी वजह से मार्केट में
गंदम की प्राइसेस बढ़ के 5,000 रुपए मन तक चली गई, और उसका बेनिफिट जो है फिर उन माफियाज ने उठाया। किसान तो अपनी फसल काश्त करके बेच के चला जाता है, ये है किसान का कि उसके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है जिसमें उसको बहुत कम वक्त में अपनी अनाज बेचना होता है। शम्स साहब, आप कह रहे हैं कि इसमें किसान का नुकसान नहीं हो रहा है, तो पिछले साल हुकूमत ने खुद ये 3500 रुपए इनकी लागत मुकर्रर की और फिर उसके ऊपर 3900 रुपए उनको कहा कि आप जो है सपोर्ट प्राइस है, फिर ये हुकूमत ने कैसे लागत कम की? और अगर 3500 पिछले साल थी तो इस साल ये गिर के कितनी हो गई होगी? 2200 पे आ गई होगी। देखिए ये कॉस्टिंग का फॉर्मूला, जिस तरह से कॉस्टिंग करते हैं, मैं अच्छी तरह से इसको दहाइयों से 40 साल से मैं इस ट्रेड के अंदर हूँ, कमोडिटीज में मैं इसको देखता हूँ, सब इसके अंदर आर्टिफिशियल चीजें ऐड की जाती हैं। अभी भी जो आपको एक किसान कहेंगे कि जी 60,000 रुपए हमारा ठेका लगा, तो 60,000 रुपए ठेका आपका कैसे लगेगा जब आपकी अपनी जमीन होगी? तो आपकी अभी भी गंदम में प्राइसेस में आपको नुकसान नहीं है। और फिर दूसरी बात शहजाद ये है कि जब आप मार्केट को ओपन करते हो तो फिर आपको हर क्रॉप को ओपन करा जाता है। अब हर क्रॉप ओपन हो चुकी है, अब आपके पास अगर गंदम है इसको भी आप ओपन करेंगे तो आइंदा दिनों के अंदर इसकी प्राइस जो है किसान को इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक मिलना शुरू हो जाएगी। किसान बाज़ों का ये भी शिकायत करता रहा है कि हमारे पास इंटरनेशनल मार्केट से हमें गंदम की प्राइस कम मिलती है या दीगर अजनास की कम मिलती है, तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आज अगर आप देखें पाकिस्तान में तो कपास, चीनी जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक प्राइसेस उसकी हो चुकी हैं। तो कहने का मकसद है कि एक हेल्दी पॉलिसी है जो हुकूमत ने इंट्रोड्यूस कराई लास्ट ईयर, उसका रिजल्ट आपने देखा कि पाकिस्तान में मैं इसमें मजीद भी आता हूं आपके पास शम्स साहब, मेरे पे एक दो सवाल भी आपसे मैं आता हूं, लेकिन पहले इसका जवाब देना चाहे महमूद साहब। और साथ में एक बात तो वो ये कर रहे हैं कि जो ठेके की जमीन होती है 60,000 रुपए तो उसका लीज है। दूसरा हुकूमत का एक ये कहना होता है कि मकई या चावल पे कभी तनाजा खड़ा नहीं होता क्योंकि उसको हमने डीरेगुलेट किया, वहां पे हम कोई सपोर्ट प्राइस नहीं देते। जी सर, मैं गुजारिश करूं, पहले तो मुझे ये बड़ा दुख हो रहा है कि शम्सुल इस्लाम साहब कई दफा पहले भी मेरे साथ प्रोग्राम्स के अंदर आए हैं, इन्होंने हमेशा किसान की सपोर्ट की है। आज पता नहीं क्यों ये बदली बदली बातें कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि मुझे बताएं कि हमने वो कीमत मुकर्रर की थी, आज ये कह रहे हैं कि 60,000 ठेका। मुझे बताएं कि कारोबार का क्या असूल होता है, मुझे बताएं कि इसके अंदर क्या हमें बचत है। हम 6 महीने जो है मेहनत करते हैं, हम रात दिन एक करके हम ईद पे भी नहीं छुट्टी करते, क्यों हमारे साथ ये जुल्म किया जा रहा है? और ये मोदी की पॉलिसियां हैं। शहजाद भाई, मैं आपको बता दूं कि मोदी भी किसानों को इस तरह से तंग करता है और वो भी प्राइवेट सेक्टर को हमें माफियाज के सपोर्ट का आपने कर दिया। और जो इस वक्त यहाँ रहीम खान में आप पूछ लें 1800 रुपए जो है वो आज गंदम का रेट है, ये डीरेगुलाइज किया है आपने। रोटी का रेट तो मुकर्रर कर दिया। मुझे ये बताइए कि रोटी का रेट जब मुकर्रर हो गया, रोटी किससे बनती? आटे से बनती है, और आटे का रेट ऑटोमेटिक मुकर्रर हो गया जब आपने रोटी का किया और आटे का हुआ, तो फिर गंदम कैसे वो आप आगे जो है वो मार्केट फ्री में लेंगे? इन्होंने गन्ने का रेट, पहले गन्ने में हमारे साथ जुल्म किया हुकूमत ने, गन्ने को डीरेगुलाइज किया। क्या इन्होंने चीनी को किया? करें डीरेगुलाइज, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस तरह से किसान को मत मारें कि आपकी इनपुट्स महंगी हुई हैं या मुझे बताएं कि सस्ती हुई हैं। आज जो है वो इनको ये फ्री मार्केट याद आ गई है और हमें तो इससे मुझे महमूद साहब इस बात का भी जवाब दीजिएगा, अभी ये जो गंदम की काश्त है इस पे क्या कोई फर्क पड़ेगा इस साल? तो देखिए शायद हो सकता है अगर प्राइस नहीं मिलती आपको तो मजबूरन बेचना पड़े, लोगों ने कर्जा भी लिया हुआ होता है, लेकिन अगले साल कोई काश्त पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सर बिल्कुल पड़ेगा। शहजाद भाई, मेरा ये प्रोग्राम रिकॉर्ड पर रख लीजिएगा, हम मर जाएंगे, हम गंदम नहीं का जब हमें बचत नहीं होगी। शम्सुल इस्लाम साहब तो कह रहे हैं कि हमें अपना बचत होगी, ये मैं इनको दावत देता हूं, ये यहाँ तशरीफ ले आए, ये यहाँ खड़े हों, ये कभी वो सलमा भट्ट साहबा हमारे जख्मों पे नमक पाशी करते हैं। मुझे बताएं कि अगर हमें बचत हो तो हमें क्या जरूरत है? मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि हमें जीने का हक दे दें। ये हमें डीजल पड़ा, खाद आपकी बड़ी, आज मैंने डीएपी जो है वो मंगवाई है, आज 12.5। मैं शम्स साहब दो सवाल है आपकी तरफ। एक तो कि इस साल भी 2 दिन पहले जो मीटिंग में बताया कि जो हदफ था तकरीबन 3.5 करोड़ टन गंदम का वो हम पूरा नहीं कर सके हैं, उसमें तकरीबन 50 लाख की शॉर्टेज हो गई है। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि एंड प्रोडक्ट, हम कभी शुगर में भी यही करते थे ना कि आपने गन्ने की सपोर्ट प्राइस दे दी तो एंड प्राइस जो है उसको डीरेगुलेटेड रख रहे हैं, अब आपने चीनी की प्राइस मुकर्रर कर दी तो सपोर्ट प्राइस खत्म कर दी, आपने रोटी 15 रुपए की रखी हुई है उसको आप रेगुलेट कर रहे हैं, लेकिन जो गंदम है उस पर आप सपोर्ट प्राइस खत्म कर रहे हैं। तो ये किस किस्म की डीरेगुलेशन है? अगर करना है तो फिर पूरे सेक्टर को करें।
देखिए, पहली बात तो शहजाद मैं ये बता दूं कि मैं हमेशा किसान के फायदे की बात करता हूं और उनके साथ मेरी आज भी हमदर्दी है, क्योंकि किसान बड़ी मेहनत से ये फसलें उगाता है। लेकिन ये अगर शॉर्ट टर्म में इसको देखेंगे तो इनको लगेगा कि ये पॉलिसी इनके अगेंस्ट जा रही है, जबकि ये पॉलिसी अल्टीमेटली किसान को सपोर्ट करेगी। कीमत आज अगर आप रशिया की देखें तो 239 का फ्यूचर है, और इस वक्त क्योंकि रशिया में एक्सपोर्ट बैन है आपके जो मौसम की खराबी की वजह से, और वहां पर अगस्त के बाद आपकी नई क्रॉप आ जाएगी, तो उस पर जो प्राइस बनेगी मुकामी कीमतें वैसे ही बनती हैं। किसान का मैंने बिल्कुल पहले भी कहा कि इनको जो है स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है। अगर अब इनको स्टोरेज मिल जाए, इनकी रिसिट के अगेंस्ट इनको बैंक से पैसा मिलना जाए, तो जो आड़ती जो पैसा उठाता है, जो फायदा आज भी किसान यरगमाल बना हुआ है मिडिल मैन के हाथों, जिनसे ये कर्जा लेते हैं, तो वो खत्म हो जाएगा। ये एक हेल्दी पॉलिसी होगी, ऑटोमेटिकली तमाम चीजें जो है इनके फेवर में आ जाएंगी। लेकिन थोड़ा सा ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, कुछ ही माह में आपकी देखिएगा कीमत आपकी इसकी वीट की ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। प्रोडक्शन शॉर्ट हुई है, आपका एरिया 6 से 7% कम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मैं आज भी आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ कि अगर हुकूमत इसके अंदर कोई इंटरवेंशन ना करे तो ये जो आपको $1 बिलियन की जो बातें की गई है कि इंपोर्ट करेंगे गंदम की, वो इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। लास्ट ईयर भी आपने क्रॉप देखी कितनी थी, और अभी भी आपके पास जो इंपोर्टेड स्टॉक पड़े हुए वेयर हाउस में वो मौजूद है हुकूमत के पास। तो इस साल भी अगर इंटरवेंशन कोई किस्म की नहीं की जाती तो प्राइसेस ना सिर्फ इंप्रूव होंगी बल्कि आपकी जो क्राइसिस है वो नहीं होगा। ओपन मार्केट का मतलब होता है तमाम स्टेक होल्डर, यहाँ के प्रोड्यूसर से लेकर मिडिल मैन तक। लेकिन इस पूरी पॉलिसी का जो माजी में बनी है उसमें सिर्फ और सिर्फ फायदा आटे की मिलों वाले, फ्लावर मिल्स वाले उठाते थे, या वीट के ट्रेडर माफिया उठाता था। किसान को 15 अरब रुपए का पैकेज काफी है शम्स साहब, निकल जाता था तो वो 5,000 की पड़ती थी। वो इस पॉलिसी की गलती की वजह से, क्योंकि आपने कहा आरती को आप मिडिलमैन को हटा दें, 3900 पे आपकी ये प्राइस पहुंच गई। शम्स साहब आपने कहा मिडिलमैन को हटा दें, आरती असल में सही बेनिफिट करता है और किसान भी उसका यरगमाल बना हुआ है। तो ये जो 15 अरब रुपए का पैकेज दिया हुआ है वेयर हाउसिंग के लिए और मुख्तलिफ मद में, ये काफी आपके ख्याल में? जी लेकिन ये जो पैकेज अनाउंस किया है एक इंसेंटिव के तौर पे दिया, ये कोई बहुत बड़ा पैकेज नहीं है, लेकिन असल इंसेंटिव जो है किसान को मार्केट से मिलेगा, प्राइसेस ऊपर जाएंगी और फिर हुकूमत को किसी इंसेंटिव देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात ये कि जो किसानों ने आपकी जो काश्त गंदम का एरिया कम किया है वो अब ऑयल सीड की तरफ चले गए, सरसों की उन्होंने काश्त की है और दीगर उन्होंने अजनास के ऊपर जा रहे हैं। अब आप अगर देखें तो पाकिस्तान ने ऑयल सीड की इंपोर्ट इस साल जो है कम की है। उसकी वजह यही है कि किसान को ज्यादा महंगी फसलें उगाने की तरफ फायदा मिल रहा है। हुकूमत अगर ये पॉलिसी रखती है तो किसान अपनी महंगी फसल की तरफ क्रॉप पे जाएगा। फूड सिक्योरिटी के लिहाज से तो गंदम इंपॉर्टेंट है। अगर हम सीड ऑयल की तरफ चले भी जाएंगे तो उससे फायदा क्या होगा? गंदम अगर नहीं उगाएंगे तो क्या आप इंपोर्ट करेंगे? क्योंकि बुखारी साहब तो कह रहे हैं कि आप गंदम उगाएंगे ही नहीं। फिर क्या होगी, आज इंटरनेशनल मार्केट में जिस प्राइस पे गंदम मिल रही है हम उस पर सस्ती दुनिया से मार्केट अपनी ले आएंगे अगर हमें कोई शॉर्टेज होगी। लेकिन जो महंगी जो है ऑयल सीड अब आप इंपोर्ट करते हैं, सोयाबीन को आप और पाम ऑयल को, तो उसका फायदा बाहर के काश्तकार को होता है। हमारा किसान आहिस्ता आहिस्ता महंगी फसलें उगाना शुरू कर देगा और अगली दफा उनको ज्यादा से ज्यादा अच्छी प्राइस मिलेगी। आज अगर देखें 6,700 से मस्टर्ड का सीड स्टार्ट हुआ था, 5,000 पे गया, उसके बाद फिर सरसों का सीड बीज जो है वो फिर उसकी प्राइस बढ़ गई। तो ये करने से किसान की इनकम बढ़ानी है। असल तो ये होना चाहिए कि हुकूमत के पास जो है ये एक सही। अब मुझे एक जरा इसमें महमूद साहब का मौक़िफ़ लेने दें। महंगी फसलों की तरफ, तिल की तरफ लेकर आए, पालंगू जिसको आप तुकमारिया सीड कहते हैं, उस पे लाए $7,000। महमूद साहब इसमें एक तो वो ये कह रहे हैं कि आपको वीट की फ्री मार्केट रहेगी तो आपको वीट की बेहतर प्राइस मिलना शुरू हो जाएगी कुछ अरसे में, और अगर नहीं भी मिलती है तो फिर किसान जो है वो जो महंगे क्रॉप से उनकी तरफ चला जाएगा तो आपका नुकसान नहीं होगा। आपका मौक़िफ़ इस पर? जी शहजाद भाई, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि अगर इनको कोई तब्दीली करनी भी थी, 76 साल से एक निज़ाम चला आ रहा था आपके पास, आप उसको ग्रेजुअली करते। आपने जुम्बिश कलम से ही एक शाही आदम किया और आपने कहा कि हम भी खरीद करते, जबकि उस वक्त हुकूमत 3900 रुपए अनाउंस कर चुकी थी। आप फर्क भी देखें ना, कितना बड़ा फर्क है, कहाँ 3900 रुपए और वो 2023 में, और वही कीमत जो है आज 2025 में वो 2000 पे आ गई। क्या इस तरह कभी होता है? मुझे बताएं, किसी और मुल्क की आप मिसाल दे दें जो इन्होंने कहा डीरेगुलाइज, उसका कोई जवाब नहीं दे सके। आपने चीनी को रोक लिया, आपने चीनी की अभी तक पेमेंटें, शहजाद भाई आपने मेहरबानी की थी आपके प्रोग्राम में मैंने ये कहा था, अभी तक अरबों रुपए जो है
वो पंजाब की शुगर मिलों ने देने हैं, सिंध की शुगर मिलों ने देने हैं। किसान मारा मारा फिर रहा है। इस मुल्क के अंदर तो किसान को ना इंसान समझा जाता है, ना पाकिस्तानी समझा जाता है। जो भी अजाब नाजल करना होता है वो किसान के ऊपर जो नाजल करते हैं। आज मुझे बताएं कि आपकी कॉटन कहाँ खड़ी है, आपकी कॉटन मुझे बताएं कि वो किसान का कसूर है। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद साहब, आपका भी शुक्रिया। शम्स साहब आपका भी शुक्रिया। इस प्रोग्राम में हमने पंजाब के मुख्तलिफ वुज़रा को भी प्रोग्राम में आने की दावत दी थी, उन्होंने शिरकत नहीं की प्रोग्राम में। एक ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पंजाब हुकूमत जहां माहौलियात, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेहत को लेकर अहम फैसले और इक़दाम कर रही है, वहीं कल पंजाब हुकूमत की जानिब से कुछ हैरानकुन फैसले भी सामने आए हैं, क्योंकि सरकारी इदारों की निजकारी के दावे करने वाली नून लीग की हुकूमत ने कल अपनी एयरलाइन लॉन्च करने का ऐलान किया है, जबकि लाहौर से रावलपिंडी तक बुलेट ट्रेन चलाने का फैसला भी सामने आया है। इस हवाले से वज़ीर इत्तेहाद पंजाब असमा बुखारी ने बताया कि पंजाब हुकूमत पंजाब एयर के नाम से अपनी एयरलाइन फाइनल कर चुकी है। मकामी परवाजें चलाने के लिए 4 एयरक्राफ्ट लीज पर लिए जाएंगे, जबकि 1 साल के अंदर एयरलाइन को बैनुल अक़वामी परवाजों का लाइसेंस भी मिल जाएगा। मगर पंजाब हुकूमत के हालिया फैसलों और नून लीग के माजी के बयानात को लेकर कई सवालात खड़े हो रहे हैं। पहला मामला यह है कि जब हुकूमत के पास महदूद वसाइल हो तो पैसा तालीम, सेहत और बुनियादी ट्रांसपोर्ट पर खर्च होना चाहिए, जबकि दूसरा मसला यह है कि यह फैसला नून लीग की अपनी ही निजकारी की पॉलिसी के खिलाफ है, क्योंकि नून लीग 90 की दिहाई से निजकारी की बड़ी दाई रही है। नवाज शरीफ को क्रेडिट दिया जाता रहा है कि अपने पहले दौर में भारत से पहले पाकिस्तान ने माशी लिबरलाइजेशन और निजकारी का सफर शुरू किया था, और खास तौर पर नून लीग खुद पिछले 10 सालों से अरबों रुपए का नुकसान करने वाली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी की कोशिशें कर रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी ये वाजे करते रहे हैं कि कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं है। सुनिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इस हवाले से क्या कहते रहे। अभी तक प्राइवेटाइज नहीं हुए, अब इंशाल्लाह हम उनको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये भी जो है वो प्राइवेटाइज हों, नफ़े में जाएं, नुकसान से बाहर निकलें, क्योंकि आज भी पाकिस्तान जो है वो अरबों रुपया सालाना लॉसेस कर रहा है। ये सुबह सूरज निकलता है ना, शाम को गुरूब होने से पहले 10 करोड़ यौमिया, 10 करोड़ यानी कि रोज़ाना रुपए का जो है वो नुकसान हो रहा है। क्या इसी सिलसिले को चलने दिया जाए? क्या अपना कोई इसका तदारुक ना किया जाए, क्या उसको बेहतर ना बनाया जाए? स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, PIA, ये स्टील मिल और इस तरह 600 अरब रुपए तकरीबन साल का खा जाते हैं, उनको ग्रांट्स मिलती हैं, उनके लॉसेस मिला के सब कुछ, जिसका काम उसको साझे। ये काम प्राइवेट सेक्टर का है। अब हम जा रहे हैं मैसिव प्राइवेटाइजेशन की तरफ। गवर्नमेंट का काम नहीं कि हम अपना कारोबार करें, कारोबार आपने करना है। ये PIA हो और दूसरी तमाम जो हमारे जो SOEs हैं वो हमने आपके हवाले करने और आपने उनको चलाना है। यानी नवाज शरीफ खुद सरकारी इदारों की निजकारी चाहते हैं, शहबाज शरीफ की हुकूमत एयरलाइन के कारोबार से निकलना चाहती है, मगर पंजाब हुकूमत अब इसी कारोबार में कदम रखने जा रही है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत की जानिब से नहरों के मंसूबे को मुअत्तल करने के बावजूद सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला अब भी जारी है, और आज जब सिंध हुकूमत ने इन मुजाहरों को खत्म करवाने की कोशिश की तो मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान पुरतशद्दुद वाक़यात सामने आए। कराची के इलाके गुलशन हदीद लिंक रोड पर वकला का एहतजाज खत्म करने के लिए पुलिस ने वकला पर लाठीचार्ज किया, जबकि वकला की जानिब से भी पुलिस पर हमले किए गए और पुलिस मोबाइल को आग लगा दी गई। खैरपुर में भी वकला और कौम परस्तों के एहतजाज कैंप पर पुलिस ने दावा बोला और मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग और हवाई फायरिंग की, जबकि मुश्तइल मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया और पुलिस मोबाइल को आग लगा दी। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि कैनाल के मंसूबे की मनसूखी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, जबकि दूसरी तरफ सिंध हुकूमत का कहना है कि वो तमाम मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जबकि नासिर हुसैन शाह ने मुजाहिरीन को यह यकीन भी दिलाया है कि अगर CCI के इजलास में कैनाल्स का मंसूबा खत्म ना हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का साथ छोड़ देगी, मगर इसके बावजूद वकला और कौम परस्त जमातें एहतजाज और धरने खत्म करने पर राजी नहीं है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।